हम एक ऐसा नया मनुष्य निर्मित करना चाहते हैं। हमारे सपनों का जो मनुष्य है वो होगा जिसने कम से कम 200% सक्सेस अचीव की होगी। तो आज मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ आपसे। और ये आने वाले 45 मिनट हैं, ये आपके जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पलों में से कुछ पल होंगे। मैं एक छोटी सी, बड़े फकीर है, पहले मैं कहानी सुनाऊं फिर उन फकीर का नाम बताता हूँ। वो बचपन से ही एक बगीचे के बारे में, मध्य प्रदेश में एक जंगल है, एक बगीचा है, वो उसको घूमना चाहते हैं। फिर साधना शुरू करते हैं, गहरी साधना, और एक दिन वो संबुद्ध होते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, परम सत्य को उपलब्ध होते हैं। समाधि उनको फलित होती है। और फिर वो जब प्रचार प्रसार निकलते हैं, बांटने के लिए निकलते हैं सत्य, तो संयोग ऐसा होता है कि एक दिन उसी बगीचे के, उसी जंगल उनका प्रवास होता है। और जब उनको पता चलता है कि यहीं पास में जंगल है, तो वो निवेदन करते हैं कि सुबह में वो जंगल घूमना चाहूंगा। तो सुबह, बिल्कुल बहुत सुबह जग जाते हैं और इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इसी जलवायु से, इन्हीं हवाओं से, इन्हीं घटाओं से वो सारे तत्व खींच लेता है जो उनके पत्तों को इतना कड़वा बना देते हैं। और वहीं बगल में खड़ा हुआ एक आम, ये आम का बीज, आम की गुठली, इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इसी जलवायु, इसी मौसम से वह सारे तत्व खींच लेती है जो उसके पेड़ को इतना खूबसूरत बना देती है और फलों का राजा बना देती है। वो फलों का राजा, इतने सुंदर, इतने मीठे फल उस पर आते हैं। फकीर वापस लौट करके चले जाते हैं। उस फकीर का नाम है ओशो। रेस्ट हाउस में वो ओशो, जो बिस्तर पर लेटते ही जिनको गहरी नींद आती है, आज उनको नींद नहीं आ रही है, वो करवटें बदल रहे हैं। उनके भीतर एक प्रश्न है। एक ही माँ के चार बेटे, एक बेटा खरबों हो जाता है, इतना बड़ा व्यापार फैलाता है कि लाखों लोगों को रोजगार देता है, और एक बेटा चपरासी भी नहीं हो पाता, एक बेटा आईएएस और आईपीएस के एग्जाम को टॉप करता है, और एक बेटा कुछ भी नहीं हो पाता, ऐसे दर दर की ठोकरें खाता होता, और अपना उसका खुद का खर्चा भी नहीं चल पाता। यही देख लें आप, एक माँ के चार बेटों में इतना अंतर कैसे हो गया कि एक बेटा अभी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल वाला कर्मचारी है, एक बेटा अभी भी ऑटो चला रहा है, एक बेटा अभी भी कुछ छोटा सा काम कर रहा है, और एक बेटा दुनिया का सबसे सशक्त राजनेता बन गया है, जिनको हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के नाम से जानते हैं। एक ही माँ के चार बेटों में इतना अंतर कैसे आ गया? एक ही कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, एक ही टीचर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एक ही इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, एक ही टीचर है जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री, सब सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते हैं, सारी चीजें एक जैसी हैं। फिर भी उसी कक्षा में एक बच्चा है जो सफलता के गौरी शंकर छूता है, और एक बच्चा है जो बिल्कुल अदना सा रह जाता है। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? क्या मनुष्य का भी कोई बीज है जो उसको इतना अलग अलग बना देता है? और 3 बजते बजते अचानक अंदर से उत्तर आता है, और ओशो खड़े होकर के नाचने लगते हैं। मनुष्य का भी एक बीज है जो हम सबको इतना अलग बनाता है। कोई इतना बड़ा व्यापारी हो जाता है, कोई इतना सफल हो जाता है, और कोई सफल नहीं हो पाता है। वो केवल उस बीज की वजह से है, और वो बीज है इच्छा शक्ति, विल पावर। जितनी स्ट्रांग विल होगी, हम उतने ही बड़े व्यापारी हो सकेंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकेंगे, हम उतनी ही ऊंचाई छू सकेंगे, उतना ही ज्यादा हम सफल हो सकेंगे। स्ट्रांग विल। हमको संसार में वह नहीं मिलता जो हमको चाहिए, हमको संसार में वह मिलता है जो हमको चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, हमको वह मिलता है। जब हमको चाहिए ही चाहिए, तो हम कोई भी दाव खेलने को तैयार है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, किसी भी कॉस्ट पर हमको चाहिए। लेकिन जब हमको
विल इतनी कमजोर होती है तो फिर हम बैठ जाते हैं। यहां तक कि हम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना नहीं चाहते। कमाल की बात है, हम आकाश जैसी ऊंचाई छूना चाहते हैं, हम बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की कीमत चुकाने को हम राजी नहीं होते। अगर बड़े व्यापारी बनना है, और जितने बड़े व्यापारी बनना है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन सफलता एक कीमत मांगती है, कॉस्ट मांगती है। जो व्यक्ति उस कॉस्ट को चुकाने के लिए, कीमत को चुकाने के लिए राजी होते हैं, केवल धरती पर वही लोग सफल हो पाते हैं। बचपन से ही हमको इतने कंफर्ट में, इतने कंफर्ट में, इतने कंफर्ट में रखा जाता है कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, साहस नहीं जुटा पाते। हम ऐसे ही लचर पचर जिंदगी जीते रहते हैं, पूरा समय हमारा ऐसे ही बीतता चला जाता है। अब समय आ गया है, अगर हकीकत में आपको व्यापार खड़ा करना है, और ऐसा व्यापार नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के व्यापारी, मेरे देश के नागरिक अब वापस अगर देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो एक एक व्यापारी को अरबों में सोचना पड़ेगा, एक एक बिजनेसमैन को अब महीनों में करोड़ों कमाने पड़ेंगे। अब ऐसे छोटे मोटे लाखों से काम चलने वाला नहीं है। हमारा एक एक नागरिक, हमारा एक एक बाशिंदा, देश का एक एक युवा, देश का एक एक परिवार अमीर होगा, तो फिर मेरा देश अमीर होगा। अगर हम वास्तव में देश को चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे और विश्व में एक विश्व गुरु की भूमिका निभाए, तो हमको ये चीज कूट कूट करके भरनी होगी लोगों के अंदर, कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके बाहर आए और अपने व्यापार को, अपनी प्रगति को एकदम आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। और उसके लिए जो दूसरी जरूरी चीज है, विल के बाद में जो दूसरी क्वालिटी है जिसके दम पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं, वो है पावर ऑफ कमिटमेंट, संकल्प की शक्ति। हमारे सामने रोज हम सुबह जगते हैं, हमारे सामने इतने विकल्प, इतने विकल्प, इतने विकल्प होते हैं, आलस में हम सोए रह सकते हैं। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। कितने लोगों को मैं जानता हूं, कितने घरों पर मेहमान होता हूं, उनके अलार्म बजते रहते हैं, बस उनको शौक है 5 बजे अलार्म लगाने का, 4 बजे अलार्म लगाने का, 6 बजे अलार्म लगाने का। अलार्म बोलता रहता है, सारी दुनिया जग जाती है उनके अलार्म से, बस वो भर नहीं जगते। थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें, या खुद ही अलार्म को स्नूज पर लगा देते हैं। ये हमारे पास में विकल्प था कि हम सुबह जल्दी जग सकते थे, हम एक्सरसाइज कर सकते थे, शरीर को सुंदर बना सकते थे, सेहत अच्छी कर सकते थे, अपनी ऊर्जा के स्तर को घंटे 2 घंटे के अंदर आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। क्योंकि जितनी एनर्जी लेवल होगी, जितना हेल्थ सुंदर होगी, जितना स्वास्थ्य होगा, उतना ही बिजनेस को फैला पाएंगे। हमारी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ अगर बेहद सुंदर है, तो हमारा सोचने का ढंग, हमारा चिंतन करने का ढंग, हमारा मनन करने का ढंग कुछ और ही होगा, किसी और ही लेवल का होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखें आपका टारगेट क्या है। ऐसे ही लचर पचर जिंदगी जीना, ऐसे ही बस ढुलमुल जिंदगी जीना, ऐसे ही बस केवल लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाना, या महीने में 3 करोड़, 30 करोड़ कमाना, साल भर में 300 करोड़ कमाना, क्या टारगेट है? व्यापार को बिल्कुल ऐसे पूरे विश्व में फैलाना, पूरे देश में फैलाना, या बस ऐसे कुनकुने कुनकुने जीना है? तो फिर आपकी मर्जी है। अगर हकीकत में आप सच मायने में व्यापारी, मैं व्यापारी उसको कहता हूं जो सैकड़ों करोड़ किसी को दे सकता है, दान दे सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, जिसके पास ये भीतर इच्छा शक्ति है, ये हकीकत में सही मायने में व्यापारी है। केवल अपने लिए लाख, 2 लाख, 3 लाख आप कमा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? नहीं, पूरे देश को हमको एक ऊंचाई देनी है, भारत को सच में हमको फक्र के साथ कह सके मेरा भारत महान। उस ऊंचाई पर हमारे व्यापारी लेकर के जा सकते हैं। हम कुछ ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। अरे चीन ने 40 साल के अंदर क्या नहीं कर दिया। 40 साल पहले चीन भूखा मर रहा था, उनके पास गेहूं नहीं था, उनके पास चावल नहीं था, खाने के लिए कोई सामान नहीं था, कीड़े मकोड़े खा रहे थे। आज भी उनको वही आदत पड़ गई, आज भी वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। लेकिन 40 साल के अंदर अंदर
कहां से कहां पहुंच गया चीन। इस समय अमेरिका को, जापान को, जर्मनी को, फ्रांस तक को भी पीछे छोड़ दिया चीन ने। रूस अरे कहां आज नंबर 1 पर आने की स्थिति में है। जैसे चीन के सारे नागरिक जुट गए, जैसे चीन में एक इतना शानदार राजनेता पूरे देश को आगे लेकर के चलने लगा, क्या हम सारे लोग भारत के ये 140 करोड़ लोग नहीं जुट सकते? हम अपने अपने दम पर, कोई इंजीनियर बन करके, कोई डॉक्टर बन करके, कोई प्रोफेसर बन करके, कोई संत बन करके, कोई कथावाचक बन करके, और कोई कवि बन करके, क्या हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के, क्या हम देश को एक साथ नहीं जगा सकते? क्या हम देश को आकाश जैसी ऊंचाई नहीं दे सकते? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस देश का हम नमक खा रहे हैं, अरे जिस देश के फल खा रहे हैं, जिस देश की सब्जियां खा रहे हैं, जिस देश का अनाज खा रहे हैं, जिस देश की नदियों का पानी पी रहे हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस देश के लिए कुछ करें? आज यहां मैं बिजनेस के लिए आया हूं, मैं कहना चाहता हूं, व्यापारी बन के केवल अपने लिए मत सोचिएगा प्लीज, पूरे देश के लिए सोचना शुरू करिए कि आपको इतने बड़े व्यापारी बनना है कि आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकें। इस ढंग से आपको जमाना है देश को। संकल्प, सैकड़ों विकल्प छोड़ दें, बहुत हुआ ये लचर पचर जिंदगी, कुनकुनी कुनकुनी ल्यूक वॉर्म। अब आए 100% जीने का समय आ गया, और न केवल अपने भविष्य को, भारत के भविष्य को संवारने का वक्त आ गया, न केवल आकाश जैसी ऊंचाई खुद छूने का वक्त आ गया, बल्कि पूरे भारत को उस गौरी शंकर पर ले जाने का वक्त आ गया है। तो ये संकल्प अपने भीतर पैदा करें। देख ले जरा आप, धीरू भाई अंबानी, उनका तो आपने देखा होगा ना कि ये साधारण सा यमन में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी और एक निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार होना है। और जब एरोप्लेन वहां से उड़ता है तो दूसरे कर्मचारियों को वो व्यक्ति कहता है कि देखो, ऐसे सैकड़ों एरोप्लेन मेरे अपने होंगे। लोग हंसी उड़ाते हैं, ये अभी बाइक में पेट्रोल भर रहे हैं सज्जन, अभी कार में डीजल भर रहे हैं ये सज्जन, और इसके ऐसे सैकड़ों एरोप्लेन होंगे। और उसके पास में विकल्प है, एक बेटा है, परिवार चाहता है कि सज्जन नौकरी ना छोड़े, ससुराल चाहते हैं कि सज्जन नौकरी ना छोड़े, लेकिन इनके अंदर एक नया सपना पल रहा है, नौकरी छोड़ करके और मुंबई में जाकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार शुरू कर देते हैं। और बस 1 2 3 साल के अंदर उस व्यापार को पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर लेके आते हैं। और जब वो व्यापार कंफर्ट जोन में आ जाता है कि बस अब जितना आना था, अब ये अपने आप ही ऑटो मोड पर आ गया है, नया व्यापार उस समय का कठिनतम व्यापार शुरू करते हैं, यार्न ट्रेडिंग का। और धीरे धीरे देखा, पेट्रोलियम में, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में आकर के एक तहलका मचाते हैं, पूरी रिलायंस कंपनी का स्थापना करते हैं, और थोड़े ही सालों के अंदर विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो जाते हैं। ये कमिटमेंट के दम पर, ये विल के दम पर ऐसा हो सका। एक और क्वालिटी में कहना चाहूंगा, व्यापार में सफल होना चाहते हैं हमारे बच्चे, इंजीनियरिंग फील्ड में सफल होना चाहते हैं हमारे बच्चे, किसी मेडिकल फील्ड में सफल होना चाहते हैं आप, किसी भी फील्ड में। मैं तो ऐसे इंश्योरेंस वालों को देखो, नॉर्मन कजिन्स अमेरिका में, बताओ, इंश्योरेंस बेचते हैं वो सज्जन, लेकिन इंश्योरेंस को भी कहां आकाश जैसी ऊंचाई दे दी उन्होंने, अपने हेलीकॉप्टर, अपने चार्टर्ड प्लेन उन सज्जन के पास। उनका उनका नाम है मॉरिस गुडमैन, अपने खुद के चार्टर्ड प्लेन। मॉरिस गुडमैन केवल इंश्योरेंस कंपनी में साधारण एजेंट की भूमिका निभाया करते थे। कहीं से भी आप राइज कर सकते हैं, किसी भी चीज के द्वारा आप आकाश जैसी ऊंचाई छू सकते हैं। आपको थोड़ा सा तो कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा ना, थोड़ी सी तो संकल्प जुटानी पड़ेगी, विल जुटानी पड़ेगी आपको। ऐसे ही ढुलमुल अगर चलते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। एक बार अच्छे से संकल्प करें, अच्छे से निर्णय लें, और फिर जुट जाएं। एक क्वालिटी में आपको बता रहा हूं, उस क्वालिटी का नाम है डिटर्मिनेशन। एक बार आपने बड़े व्यापारी बनने का संकल्प ले लिया, एक बार आपको देश को सजाने का, देश को संवारने का, देश को उस ऊंचाई पर ले जाने का आपने संकल्प ले लिया, और फिर पीछे नहीं हटना है, मरते दम तक जुटना है, और अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना है। एक फकीर की कहानी आपको सुनाता हूं। दिल्ली से दिल्ली से हमारी राजधानी से 4 युवक हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हैं।
और एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं। और फिर कोई वहां पर चर्चा करता है कि यहाँ पर एक ऐसा फकीर रहता है, जब वो नाचने के लिए खड़ा होता है, आकाश में कहीं कोई बादल नहीं होता, और फिर भी जब वो नाचना शुरू करता है तो पता नहीं कहां से बादल आते हैं और बरसने शुरू हो जाते हैं, मूसलाधार बारिश होती है। उन बच्चों को बड़ी मजाक लगती है, ये कैसी मजाक कर रहे हैं आप, कैसी फालतू की बकवास कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या। और उस फकीर से मिलने जाते हैं, फकीर को निवेदन करते हैं। फकीर नाचने के लिए खड़ा होता है, ये चार युवक कहते हैं कि चलो हम भी साथ नाचेंगे और देखते हैं हमारे नाचने से बारिश होती है कि नहीं, बादल आते हैं कि नहीं आते हैं। सब नाचना शुरू करता। फकीर ने तो आंख बंद कर ली, नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है। सब आधा घंटा बीता, 1 घंटे बीता, 1 घंटे बीतते बीतते चार में से एक युवक तो थक गया और बैठ गया। फिर अब 3 युवक उसके साथ नाच रहे हैं। सब 1 घंटा और बीता है, अब दूसरा युवक थक गया और बैठ गया। और फिर बाकी 2 युवक साथ नाच रहे हैं। सब 3 घंटे बीतते बीतते अब ये तीसरा युवक भी थक गया और बैठ गया। और ऐसे ही 4 घंटे बीतते बीतते चौथा युवक भी थक गया और बैठ गया। ये नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है। 7 घंटे बीत गए, पता नहीं आकाश में कहां से उमड़ घुमड़ करके बादल आए। 8 घंटे बीतते बीतते एकदम तेज बारिश शुरू हो गई। ये चारों युवक, सारे लोग जितने बैठे थे, सब स्तब्ध थे, सब हैरान थे, ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। फिर वो फकीर के चरणों में झुकते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं, ये राज आप बताएं कि ये जब आप खड़े होते हैं ये बादल कैसे आते हैं। फकीर कहता है, मैं जब खड़ा होता हूं नाचने के लिए, एक तो मुझको अपने ऊपर इतना भरोसा, इतना भरोसा, अनवेवरिंग फेथ होता है कि अगर मैं नाचने के लिए खड़ा हुआ हूं तो बादलों को आना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब मैं नाचना शुरू करता हूं तो मैं मुझको पता होता है कि जब तक नाचता जाऊंगा, नाचता जाऊंगा, नाचता जाऊंगा, बादलों को आना ही पड़ेगा। जब तक बादल नहीं आएंगे नाचना बंद नहीं करूंगा, जब तक मूसलाधार बारिश नहीं होगी। मौत होगी या तो मूसलाधार बारिश होगी। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एक बार संकल्प ले लिया, एक बार निश्चय ले लिया। अरे इच्छा शक्ति को जगा, कभी 4 लाइन मैंने लिखी थी, इच्छा शक्ति को जगा, संकल्प कर गहरा सकी, हर तेरे उद्देश्य पर हो जोश का पहरा सखी, निश्चय अपना दृढ़ करो, लक्ष्य का पीछा करो, बन जुनूनी, ला इरादा, देख फिर चेहरा सखी। अरे अरे एक जुनून आ जाए, एक इरादा आ जाए, एक विल आ जाए, क्या है, करिश्मा हो जाएगा, करिश्मा। एक चीज और मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर भारत के एक एक बच्चे को सफल व्यापारी बनाना है, अगर आप भी हकीकत में व्यापार को, पहले तो आप अपने अंदर टटोलें, क्या कुनकुने कुनकुने व्यापार कर रहे हैं, केवल लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के लिए व्यापार कर रहे हैं, या फिर अरबों अरबों के लिए व्यापार, अपने देश के लिए व्यापार कर रहे हैं, रोजगार देने के लिए व्यापार कर रहे हैं। ये पहले तो आप अच्छे से अपने आप को टटोल ले। और अगर आप केवल अपने लिए, अपने केवल परिवार के लिए, 10-20 लोगों के लिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप अपनी सोच को बड़ा करें। ये सोच अभी भी बहुत बड़ी नहीं है, भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है ये सोच। इसलिए मैं एक चीज निवेदन करता हूं आपसे, क्वालिटी, वो है पैशन, जिसको भारत में कहते हैं जुनून। एक जुनून हो जो भी करने जा रहे हैं। मैं तो बच्चों को भी कहता हूं जब कार्यक्रम लेने जाता हूं मैं, अरे चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, व्यापारी बनो, किसान बनो, कुछ भी बनो, धरती पर संत बनो, जुनून होना चाहिए, जुनून। एक जोश होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। वो कहानी सब लोगों ने भारतवर्ष में सुनी है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों को, पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, और 5-7 साल की शिक्षा के बाद में परीक्षा का समय आता है। एक जंगल में एक पेड़ के टहनियों के बीच, पत्तों के बीच एक चिड़िया छिपा के रखी जाती है और कहा जाता है इसमें तीर मारना है। युधिष्ठिर आते हैं, पूछते बताओ क्या क्या दिखाई देता है। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, वो कहता है गुरुदेव जंगल है, लाखों अनगिनत पेड़ हैं,
एक एक पेड़ पर हजारों टहनियां हैं, एक एक टहनी पर लाखों पत्ते हैं गुरुदेव। इनमें एक चिड़िया रखी हुई है, तीर मारते हैं 2 मीटर दूर तीर जाकर के लगता है। ऐसे ही भीम, ऐसे ही नकुल, ऐसे ही सहदेव, ऐसे ही दुर्योधन, ऐसे ही दुशासन, ऐसे ही अश्वत्थामा। और फिर अर्जुन की बारी आती है और अर्जुन से पूछा जाता है, अर्जुन बताओ क्या क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख में तीर मारना है। और अर्जुन कहता है कि गुरुदेव कौन सा जंगल, कौन से पेड़, कौन से पत्ते, कौन सी टहनियां, कौन सा आकाश, चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता मुझे। और तीर मारता है, बिल्कुल सटीक चिड़िया की आंख में जाकर के लगता है। इसको बोलते हैं पैशन, जुनून। व्यापार के अलावा कुछ दिखना बंद होना चाहिए, देश के अलावा कुछ दिखना बंद होना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस के अलावा कुछ दिखना बंद होना चाहिए। बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरह अपना टारगेट, अपना एम, अपना मिशन नजर आना चाहिए। फिर देखें सफलता कैसे हम हमारे कदम चूमती है। और क्वालिटी का निवेदन करता हूं मैं, और वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। जरा जापान वालों से सीखें। जो समय किसी को दे दिया 6 बजे, मतलब 6 बजे, 1 मिनट नहीं होगा 6 बज के 1 मिनट। आपको अच्छे से पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन 22 मिनट लेट हुई थी, केवल 22 सेकंड, सॉरी 22 सेकंड लेट हुई थी, और ड्राइवर ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। और जानते हो पूरे देश के नेशनल टीवी पर आकर के क्षमा मांगी थी कि हजारों लोगों के 22 सेकंड खराब हुए मेरी वजह से। कहा भारत में बताएं टाइम की क्या वैल्यू है? समय बीता जा रहा है, मौत करीब आ रही है। करने को क्या क्या है, देश को क्या क्या योगदान दिया जा सकता है, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक एक सेकंड कम हो रही है, एक एक सेकंड बीत रही है, लेकिन हम लोग मटर गश्ती कर रहे हैं। अरे पूरी जान लगावे। डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब जो मेरा उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य के पूरे करने के लिए, अपने टारगेट के पूरे करने के लिए, मेरा जो भारत है, जो मेरी 200% सक्सेस है, उसके लिए जो करना जरूरी है आज ही करना है, अभी ही करना है। थोड़ी देर भी नहीं टालना, कल पर भी नहीं टालना। अगर मैं कल पर टाल रहा हूं, ये बात बिल्कुल तय हो गई, मेरे अंदर रत्ती भर भी अनुशासन नहीं। आई एम नॉट एट ऑल डिसिप्लिन। अनुशासन जब आएगा तो देखें ऐसे रगों में खून दौड़ेगा, और भारत के लिए हम किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे हम कह भी नहीं सकते। एक चीज और है, एक बहुत बड़े बॉक्सर हुए हैं, चैंपियन बॉक्सर, जिनका नाम है मोहम्मद अली। पाकिस्तान में चले गए थे बंटवारे के बाद में। मोहम्मद अली कहते हैं 2 चीजें जरूरी होती हैं सफलता के लिए, एक है विल और एक है स्किल। जिस फील्ड में भी, जिस बिजनेस में भी आप सफल होना चाहते हैं, उसकी स्किल होना चाहिए। अब मुझे कोई बोले जाकर के बॉक्सिंग करो, और मुझे तो बॉक्सिंग आती नहीं है, मैं जाकर के धराशायी हो जाऊंगा। कोई मुझको जाकर के बोल दे आइए और आकर के ये सोनोटेक कंपनी में जाकर के आप संभालिए, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? मुझे तो म्यूजिक का बिल्कुल कोई अनुभव नहीं है कंपनी का, मैं तो उसको फेल कर दूंगा। जिस जगह भी, जिस स्थान पर भी आप सफल होना चाहते हैं, उसकी स्किल डेवलप करनी होगी आपको। जैसे मैं अगर संतत्व में हूं, मैं अगर मेडिटेशन के फील्ड में हूं, तो इसकी महारत हासिल होनी चाहिए मुझको। इसमें बस ऐसे खड़े खड़े कहीं से भी मैं कोई भी विधि बना दूं, जब तक ये नहीं है तब तक मैं अपनी पोस्ट के साथ, तब तक मैं अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर रहा। आप भी देखें, आप जिस फील्ड में भी हैं, जो भी व्यापार करना चाहते हैं, ऐसे उसकी एक्सपर्टाइज हासिल करें। मोहम्मद अली कहते हैं जब मैं रिंग में खड़ा होगा तो हालांकि मैंने सब कुछ सीख लिया था, उसके बाद भी कितनी बार ऐसे मौके आए जब सामने वाला व्यक्ति पंच मारता, घूंसे मारता, और मार मार के मुझको धराशायी कर देता, और मैं गिर पड़ता, और फिर रेफरी काउंट करता 1 2 3, अगर 10 तक नहीं खड़े हो तो फिर गए, आप काम से हार गए। और मोहम्मद अली कहते हैं नीचे पड़ा हूं, हिम्मत नहीं उठने की, लेकिन फिर भी कोई ताकत है भीतर जो कह रही है और खड़ा हो जा मेरे भाई, एक बार और खड़ा हो जा मेरे भाई, एक बार और, केवल एक बार और 10 की काउंटिंग से पहले पहले मोहम्मद अली खड़े हो जाते और इतनी जोश से लड़ते कि चैंपियनशिप जीत जाते। आप भी कहते मोहम्मद अली दोनों चीजें चाहिए, विल भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है
स्किल जब काम नहीं कर रही होती, स्किल के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिल रही होती, जब हम गिर जाते हैं, भीतर की जो विल अगर है स्ट्रांग, जहां से मैंने बात शुरू की थी, तो अंदर की वो विल कहती है एक बार और खड़ा हो जा भाई, एक बार और खड़ा हो जा, और आप खड़े हो जाते हैं और फिर आकाश की छलांग आप ले लेते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो इन क्वालिटीज की अति आवश्यकता है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति अमीर हो, हर व्यक्ति धनवान हो, हर व्यक्ति के पास पैसा हो, आलीशान मकान हो, आलीशान परिवार हो, संबंध बहुत मधुर हो, बेहतरीन हमारे मित्र हो, हमारा समाज कमाल का हो, लेकिन अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको निवेदन करने जा रहा हूं, इसको मैं कहता हूं 100% सक्सेस, संसार की सफलता। लेकिन मेरे लिए संसार की सफलता ही केवल सफलता नहीं है। इसे मैं जो बोल रहा हूं वो कह रहा हूं 200% सक्सेस। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक समझदार हैं, एक नासमझ हैं। दोनों में भी बल एक हल्का सा महीन सा अंतर है। समझदार व्यक्ति भी धन कमाता है, नासमझ व्यक्ति भी धन कमाता है। समझदार व्यक्ति भी व्यापार जमाता है, अरबों खरबों का व्यापार जमाता है, और नासमझ व्यक्ति भी व्यापार जमाता है। समझदार व्यक्ति भी आलीशान बंगला बनाता है और नासमझ व्यक्ति भी बनाता है। समझदार व्यक्ति भी पत्नी पत्नी है, पति है, भाई बहन, माता पिता, परिवार, मित्र, रिश्तेदार हैं, और नासमझ व्यक्ति के भी हैं। समझदार व्यक्ति भी ऊंचे पदों पर जाता है और नासमझ भी जाता है। दोनों में बस एक महीन सा अंतर है, और वो महीन सा अंतर क्या है? नासमझ व्यक्ति वो है जो धन को, संपत्ति को, व्यापार को, मित्रों को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, किसी को सब कुछ मान करके बैठा है, वो नासमझ है। समझदार व्यक्ति वह है जिसको पता है मौत आ रही है। ये धन, ये संपत्ति, ये व्यापार, ये मित्र, ये रिश्तेदार तब तक काम आएंगे जब तक श्वास चल रही। मानना की बड़ा जरूरी है। अभी मैंने ही बोला है, अरबों खरबों कमाना, 10,000 करोड़ कमाना, देश के लिए कमाना, पूरे पूरे विश्व के लिए, देश को आकाश में ले जाने के लिए कमाना। लेकिन ये मत भूल जाइएगा, एक दिन मौत आने जा रही है, और जब मौत होगी इसी बड़े मकान में, आपने अपने इर्द गिर्द भी लोगों को मरते हुए देखा होगा, कोई कमरा नसीब नहीं होगा, ना बेडरूम नसीब होगा, ना ड्राइंग रूम नसीब होगा, ना गेस्ट रूम नसीब होगा। वहां वहां वरांडे में, बाहर फर्श पर हमारा मृत शरीर लेटा होगा, और लोग हमारे नाम भी नहीं लेंगे। जिस नाम को कमाने के लिए इतनी ताकत लगा रखी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। कोई ऐसा ना बोल सकेगा कि लो चलो जी मुकेश, मुकेश जी को लेकर के जाए, महामहिम फलाने व्यक्ति को चलो जी शमशान घाट लेकर के चले। लोग कहेंगे डेड बॉडी को अर्थी पर रखें, डेड बॉडी को चिता पर रखें। अरे डेड बॉडी को अब बस चिता को आग लगा दें, मरते ही डेड बॉडी रह जाएंगे, डेड बॉडी, महामहिम नहीं रह जाएंगे हम। कोई पूछेगा नहीं, चिता ऐसे धू धू करके जल रही होगी, और अर्थी के पीछे लोग चिल्ला रहे होंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। मेरे लिए समझदार व्यक्ति वह है जो जीते जी भरी जवानी में सत्य को जानता है, उस अमृत को जानता है। कौन सा सत्य? जो स्वयं भगवान शिव ने जाना, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान श्री राम ने जाना, जो भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, जो प्रभु ईसा मसीह और भगवान श्री आदि शंकराचार्य, श्री गुरु गोरखनाथ ने जाना, जिसको संत कबीर, बाबा नानक ने जाना, जिसको ओशो ने जाना, वो सत्य हमको जानना हो। समृद्ध को कोई ऐसा तत्व है हमारे भीतर जो न कभी जन्मा है न कभी मरा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके, न हन्यति हन्य माने शरीरे। न अग्नि काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न पानी डुबा सकता है, न हवा बहा सकती है। हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है, और उस तत्व को अनुभव कर लेना ही धर्म है। केवल मंदिर चले जाना, केवल मस्जिद चले जाना, केवल गुरुद्वारे या चर्च चले जाना, केवल इतना कर लेना, ये
धर्म नहीं है, ये धर्म का प्रारंभ है। उसी सत्य को अनुभव करना जो हमारे भगवान शिव ने अनुभव किया, हमारे संतों ने, तीर्थंकरों ने, वेदों के ऋषियों ने जिस ओम को, जिस ओंकार को अनुभव किया, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदों में जो पवित्र है ओंकार वह मैं हूं, और मैं ही पूरी सृष्टि में ओंकार के रूप में समाया हुआ हूं। हम तब वही ओंकार हैं जिसको श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम। अगर उसको नहीं जाना तो सारा जीवन मिट्टी में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। ये अरबपति बनने का भी कोई लाभ न हो सकेगा। जब मृत्यु होगी और जब हम शरीर छोड़ करके आत्माओं के लोक में जा रहे होंगे, तो फिर हमने कोई ऐसी कमाई ना की होगी कि हम हायर प्लेन्स पर जा सके, वहां सतलोक में बैकुंठ में जा सके। बिना नाम रतन धन की कमाई के बैकुंठ में जाना नहीं होता। संत मीराबाई से जरा सीखें, कृष्ण की कितनी अनन्य भक्ति की संत मीराबाई ने, और उसके बावजूद भी एक दिन पता चला सत्य जानना होगा, राम रतन धन जानना होगा, उस एक ओंकार सतनाम को, समृत को जानना होगा। संत रविदास के पास गई और संत रविदास से वो राम नाम मिला, वो ओंकार मिला, वो सत्य मिला। और फिर गीत गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पूरी जान लगा रहे हैं। इसको मैं कहता हूं 200% सक्सेस, 100% सफलता संसार की और 100% सफलता धर्म की। 200% सक्सेस। मेरे लिए वो महावीर है, केवल मेरे लिए वही विजेता है धरती पर, मेरे लिए वही सफल व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने दोनों चीजें एक साथ हासिल की। धन भी हो, परम धन भी हो, पद भी हो, परम पद भी हो। बाहर अकूत खजाना हो और भीतर राम रतन का खजाना हो। समाधि भी हो और संसार भी हो, दोनों चीजें एक साथ हों, इसको मैं कहता हूं वास्तविक सफलता। उमर खयाम जो एक बहुत बड़े कवि, शायर, संत रहे हैं, फकीर रहे हैं, सूफी फकीर, कहते हैं जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जाए मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, बड़े व्यापारी बने, खूब बड़े व्यापारी बने, ऊंचे पदों पर जाए, देश को संभाले, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जो बन सकते हैं वो बने। लेकिन एक चीज मत भूल जाइएगा, इस धरती पर आप प्रधानमंत्री होने के लिए पैदा नहीं हुए, इस धरती पर आप केवल व्यापारी होने के लिए पैदा नहीं हुए, इस धरती पर आप बार बार जन्म ले रहे हैं उस आकाश, उस गौरी शंकर में जाने के लिए, उस परम सत्य को, उस अमृत को अनुभव करने के लिए, उस राम रस को पीने के लिए। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, अगर कहीं से भी राम रतन धन मिलता है तो ले, अगर आप कहीं और नहीं पा रहे हैं तो आए, आनंद में आए, केवल 3 दिन के अंदर वो राम रतन धन का अनुभव करें और उसमें डूबने की कला सीखें, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मेरी मजबूरी है, मुझे सेशन में जाना होगा, जहां मुझे जाना है अभी 15-20 मिनट का रास्ता है, तो मैं क्षमा चाहते हुए विदा ले रहा हूं। शर्मा जी जो होस्ट कर रहे हैं, और मेरे बड़े भाई श्री राजेश जी, चेतन, हंसराज जी, इस सारे के सारे श्री राजेश जी ठकुराल, इन सबको, पूरे अपने भिवानी परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, बड़ा सेवा कर रहे हैं। आज आप सबसे मुझको मुखातिब होने का, एक संवाद स्थापित करने का, रूबरू होने का अवसर दिया। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।